कि हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से जो है प्राचीन भारत की इतिहास को देखेंगे, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। अब देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो आज क्लास होने वाला है वो थर्ड क्लास होने वाला है, यानी कि तीसरा क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाइएगा और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और उस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लुसेंट्स का जो है वो वीडियो डाला जाएगा। आप यदि मॉडर्न हिस्ट्री का भी लुसेंट्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लुसेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके मॉडर्न हिस्ट्री का देख सकते हैं। और आज तीसरा क्लास होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन भारत का। तो आज देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, क्या कहते हैं, इससे पीछे पढ़ चुके थे इधर, लेकिन हमें आज यहाँ से पढ़ना था दो, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से पढ़ना था। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल से हमें पढ़ना था, तो सबसे पहले क्या करा गया है यहाँ कि इतिहास को जो है वो 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो पहले भाग में बाँटा गया है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल में बाँटा गया है इतिहास को, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल में बाँटा गया है और तीसरा ऐतिहासिक काल में बाँटा गया है। पहले प्राग ऐतिहासिक काल में, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल में और तीसरा ऐतिहासिक काल में, यानी 3 भागों में इतिहास को यहाँ बाँटा गया है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को जो है 3 भाग में बाँटकर पढ़ा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल में बाँटा जाता है, पूरा पाषाण काल में बाँटा जाता है, और दूसरा मध्य पाषाण काल में बाँटा जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा नवपाषाण काल में बाँटा जाता है। इन 3 भाग में जो है प्राग ऐतिहासिक काल को बाँटा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, आदि इतिहास में जो है हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के साथ-साथ हड़प्पा सभ्यता को भी इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बाँटा जाता है, प्राचीन भारत में बाँटा जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत में बाँटा जाता है और आधुनिक भारत में बाँटा जाता है। आधुनिक भारत में बाँटा जाता है। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक पढ़ना है, और प्राग ऐतिहासिक के तीनों विभाजन को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में दिया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उस काल को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो याद रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद जो है उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो है लेखन कला तो मिला, लेकिन उस लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, तो उस काल को जो है आदि ऐतिहासिक काल रखा गया। तीसरा काल क्या था, मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण क्या है, लिखित रूप में उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और उसके बाद आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं इतिहास को विभाजन इस तरह जो है कुछ 3 भागों में किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कि ज्ञानी मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है। यहाँ ज्ञानी मानव का प्रवेश जो है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए पूर्व पाषाण युग, यानी कि देखिए पूर्व पाषाण युग किसे कहते हैं, तो देखिए इतिहास को जो है 3 भागों में जो बांटा गया था इतिहास को, एक क्या कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, और एक आधि ऐतिहासिक काल में, और एक ऐतिहासिक काल में बांटा गया था ना, ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। और यहाँ जो है प्राग ऐतिहासिक को क्या करा है, सुविधा के लिए जो है, अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था। एक तो पूरा पाषाण काल जो यहाँ नहीं दिया गया है बुक में, और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में बांटा गया है, उसके बाद के पाषाण काल में, उसके बाद क्या कहते हैं नव पाषाण काल। ये 3 भागों में जो है पाषाण काल, इन 3 भागों में बांटा गया। और यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, पूरा पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मतलब इस पाषाण युग से पहले का काल का कह रहा है। इस पाषाण युग को भी 2 भागों में यहाँ बांट दिया गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के मानव, या इसी को कह दिया है क्या, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग, इस बुक में अभी हालांकि यहाँ कहा गया है, लेकिन पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा गया है।
किसी किसी बुक में। यहाँ तो पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव की मनोरंजन के भी साधन थे। किसके बारे में? इस काल का चर्चा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? आग का भी आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ है, इसी काल में हुआ है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में हुआ है। एवं पहिए का नव पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल यहाँ हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में मिली है? नव पाषाण काल में हुई है। मनुष्य में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो मिली है वो किस काल में? नव पाषाण काल में यहाँ आके मिली है। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसने? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ कि मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। तांबा धातु का प्रयोग करके सबसे पहली जो औजार बनाया गया था उस औजार का नाम क्या था? कुल्हाड़ी था। उसके बाद देखिए प्राप्ति स्थल, यह किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो अतिरमपक्कम नाम की स्थल से जो है यह तांबा नाम की धातु औजार बन के जो है वो मिला था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। याद रखना एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो याद रखना है किस काल में हुआ है? नव पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? नव पाषाण काल में हुआ है। अब देखिए प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ नाम का जो स्थल है वह कहाँ स्थित है? पश्चिम बलूचिस्तान के पश्चिम में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं थी। पहली फसल जो थी वह कौन सी थी? गेहूं थी एवं जौ थी। गेहूं एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कोल्डिवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और यहाँ जो मेहरगढ़ के जो कृषि के प्रथम उदाहरण है ये यहाँ मेहरगढ़ में क्या? गेहूं और जौ जो है देखने को मिला था। गेहूं और जौ। और क्या कहते हैं ये कोल्डिवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में जो है पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश किसके बने थे? स्फटिक। स्फटिक को क्या कहते हैं? पत्थर कहते हैं, यानी कि पत्थर के बने थे। नेक्स्ट पॉइंट रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी। पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी और पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब हुई? सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। CL काल इलल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण पोखरण खोज निकाले। माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। यानी कि भारत में जो है मानव के अस्थि पंजर जो मिला था वो किस काल से मिला था? तो मध्य पाषाण काल से मिला था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में कि मध्य पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माइक्रोलिथ्स के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटा सा औजार जब बनने लगा। पूरा पाषाण काल में जो था, पूरा पाषाण काल जो था इसमें जो औजार बनते थे वो बड़े बड़े औजार बनते थे, पत्थर के बनते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में जो है छोटा छोटा औजार बनने लगा, छोटा छोटा औजार बनने लगा, इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ। नव पाषाण कालीन, अब पूरा पाषाण भी खत्म हो गया, मध्य पाषाण भी खत्म हो गया, अब क्या नव पाषाण में आ रहे हैं। नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ईसा पूर्व कब हुआ था? 4000 के लगभग में हुआ था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर,
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट है कि असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र क्या था? मानवाब कफी था। नेक्स्ट पॉइंट है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। देखिए किसी किसी बुक में जो है किसी बुक में जो है प्राग ऐतिहासिक को ही 4 भाग में बांटता है। एक तो पूरा पाषाण काल अभी हम लोग देखे हैं, दूसरा हम लोग मध्य पाषाण काल देखे हैं, तीसरा हम लोग क्या नव पाषाण काल देखे हैं, और उसके बाद किसी बुक में ताम्र पाषाण युग में भी बांट देता है। ठीक है, ताम्र पाषाण, तो वही ताम्र पाषाण का चर्चा यहाँ किया गया है। यानी पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण आता है, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण आता है, नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण आता है। तो वही यहाँ चर्चा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोबड़े संस्कृति से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में जो है शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण भारत में किस पहाड़ी से मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ की प्राग ऐतिहासिक काल में जो है भीमबेटका गुफा की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट में दिया गया है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जो है भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंधु सभ्यता। अब देखिए सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी सिंधु सभ्यता में हम लोग 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के बीच के अध्ययन करते हैं। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है? त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता का विस्तार। और 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हम लोग सिंधु सभ्यता के अध्ययन करते हैं। नोट में क्या है? तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी, और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो याद रखना है कि तिथि निर्धारण के लिए किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? कार्बन 14 को प्रयोग किए जाते हैं। इस कार्बन 14 के खोज किसने किया था? यानी तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 की खोज किसने किया था? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री ने किया था। और इस किस प्रकार से यह कार्बन 14 काम करता है? तो देखिए जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को किस में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन क्या थे? महानिदेशक थे। ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जिन जाने की विविधताएं घोषणा की। सर जॉन मार्शल जो थे 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की थी इन्होंने। देखिए अब यहाँ क्या है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गिडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है, और सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग जो है पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे है जो आलमगीरपुर है जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल जो है वो चिनाब नदी के तट पर जो है अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण में जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये सिंधु सभ्यता का क्या था? विस्तार दिया गया था। एक तरह से कहा जाए तो सिंधु सभ्यता की चौहद्दी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता इसी को कहते हैं, सिंधु सभ्यता को ही। यह किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण? तो ये नगरीय सभ्यता। सिंधव सभ्यता जो थी, सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा और गनवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगा, ये जो है 6 ऐसे स्थल है जो बड़े नगर की ये संज्ञा दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के जब भारत की आज़ादी हो गया था, भारत आज़ाद हो चुके थे, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं। नोट में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी, मोहनजोदड़ो तो अब कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। यदि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। किसकी खोज, राखी गढ़ी की खोज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोथल एवं सुतकोटदा। सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या है, बंदरगाह है। लोथल और सुतकोटदा जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर और क्या कहते हैं लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और क्या कहते हैं 2.43 मीटर गहरा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अग्निकुंड। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यह मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक सिंह पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा की जो मोहर मिले हैं उस पर एक सिंह वाले पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुद्रो में मिले हैं। मनके बनाने की कारखाने कहाँ मिले हैं, लोथल एवं चंदहुद्रो में मिले हैं। ये सारे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी यानी कि उस सिंधु सभ्यता की लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका था। सिंधु सभ्यता की लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सकता है। इस लिपि को भाव के अनुसार आप समझ सकते हैं। चित्र जो है किस प्रकार की भाव को व्यक्त करता है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट में क्या दिया गया है, नोट में दिया गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये सारे सिंधु सभ्यता के दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी, गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, बनवाली से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का क्या है, प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी 16 केजी अगर है पहला पत्थर तो दूसरा केजी कितना होगा, 16 दूनी 32 होगा, 16 48 होगा, यानी 16 के गुणज में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन किस वर्गों के शासन में था, वणिक वर्गों के शासन में था। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है ऊपर में ना, ऊपर में क्या है कि पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट कौन थे, पिग्गट थे ये स्थल जो खोजते थे, क्या कहते हैं उस समय के जो थे वो क्या कहते हैं
उस समय के वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए विस्तृत जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा क्या करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जैसा कि शुभ और लाभ को कहते हैं ना, इस प्रकार कुछ लिखते हैं स्वास्तिक चिन्ह, इसे कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह की संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, याद रखना है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट, पशु में कुब्बर वाले सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्री जो थी मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज किस प्रकार के थे, मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिंधव समाज के प्रमुख स्थल और वह स्थल किस नदी के किनारे हैं, उस स्थल की उत्खनन किसने करवाया था, ये सारे पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट को आप जो है एक दो बार बार रिवीजन करके जो है याद कर सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। पाकिस्तान के अभी की वर्तमान में जो स्थिति है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है और इसका उत्खनन किसने करवाया, दयाराम सहनी ने करवाया था। तो कुछ इस तरह जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है बार रिवीजन करके जो है इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ थोड़ा सा जूम कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजन के लिए सिंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधन का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था, जहाँ सामान्य लोग के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। यहाँ से पहले हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर्दा प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं जो थी यहाँ सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा में सबको दफनाने जाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म संधि मिली, यानी कि एक साथ दो लोगों को जलाया जाता था या एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था, कुछ इस प्रकार की समाधि मिली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। अब चार पॉइंट में क्या दिया गया है, 4 नंबर में वैदिक सभ्यता। इन वैदिक सभ्यता को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।